हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी संबंध यानी रिलेशन कंप्लीट करवाया जा रहा है। जो रिलेशन फंक्शन नाम का टॉपिक होता है उसी में से रिलेशन अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया हुआ है आप लोगों के लिए, और उम्मीद करते हैं आप लोग उसे देख चुके होंगे और जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज का जो वीडियो रहेगा वो उससे आगे वाला पार्ट रहेगा। तो पिछले क्लास तक में मित्र हमने आपको ये समझा दिया था कि रिलेशन यानी संबंध क्या होता है। रिलेशन यानी संबंध क्या होता है वो हम आपको बता दिए थे। जैसे कि यहाँ पर एक बार दोबारा देखना चाहते तो आप देख लीजिए। हमने बताया था कि कोई भी रिलेशन जो है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। A क्रॉस B का उपसमुच होता है कोई भी संबंध। A क्रॉस B का सबसेट होता है रिलेशन। जैसे कि यहाँ A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, हमने A क्रॉस B निकाल लिया था। A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? पहले एलिमेंट A का लिखते हैं, फिर B का लिखते हैं। तो 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 से हमने A क्रॉस B ले लिया। फिर हम यहां पर एक रिलेशन दिखाए थे, तो इस रिलेशन में जितना भी एलिमेंट है वो सब A क्रॉस B से मैच कर जाता है। 1 5 भी 2 6 भी मैच कर गया, 3 5 भी मैच कर गया और 1 6 भी मैच कर गया। मतलब R1 के सभी एलिमेंट A क्रॉस B में हैं। इसका मतलब R1 को रिलेशन बोला जाएगा फ्रॉम A टू B। लेकिन R2 में जो भी एलिमेंट है देखिए मैच करा के 2 5 बिल्कुल है, 3 5 बिल्कुल है, 6 1 कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब R2 का सभी एलिमेंट A क्रॉस B से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब R2 को रिलेशन फ्रॉम A टू B नहीं कहा जाएगा। तो ये रिलेशन क्या होता है इसके बारे में अभी बता भी दिए, हम आपको पिछले वीडियो में भी समझा दिए। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की कहानी है एक छोटी से नोट से शुरू होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है नोट। चलिए क्या है नोट, थोड़ा ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान देंगे। सही है? आइए कुछ बातें बताते आपको अच्छी सी। जैसे सबसेट ऑफ A क्रॉस B है ना। आपको पता है A क्रॉस B के सबसेट को रिलेशन फ्रॉम A टू B बोला जाता है ना। सबसेट ऑफ A क्रॉस B को रिलेशन फ्रॉम A टू B कहा जाता है। हिंदी में A क्रॉस B के उपसमुच को A से B में संबंध कहा जाता है। मित्र हम हिंदी में बोल दिए हैं, प्लीज लिख लीजिएगा, थोड़ा समय का बचत होगा। A क्रॉस B के उपसमुच को A से B में संबंध कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार अब है सीखने लायक। ठीक उसी प्रकार सबसेट ऑफ A क्रॉस A, सबसेट ऑफ A क्रॉस A को रिलेशन फ्रॉम A टू A भी बोल सकते हो, या इसको आप रिलेशन ऑन ए भी बोल सकते हो। ये दोनों सही है और इस लैंग्वेज का प्रयोग ज्यादा किताब करता है। हिंदी में इसको बोलेंगे ए पर संबंध। हिंदी में इसको बोलेंगे ए पर संबंध। ठीक है, सुन लीजिए।
ए क्रॉस ए के सबसेट को रिलेशन फ्रॉम ए टू ए भी बोल सकते हैं या रिलेशन ऑन ए भी बोल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, नाम क्या है ध्यान रखना है। ए क्रॉस ए के उप समुच्चय को ए से ए में संबंध भी बोल सकते हैं या ए पर संबंध भी बोल सकते हैं, जबकि इस लैंग्वेज का भाषा का प्रयोग क्वेश्चन ज्यादा करेगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आइए तीसरी बात क्या है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर अच्छे से। क्या है तीसरी बात? जैसे मान लेते हैं, लेट माना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू क्यू, है ना। मतलब ए में अवयवों की संख्या p है, b में अवयवों की संख्या q है। तो यहां से दो सवाल मान लो पूछा जाए। पहला सवाल, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी पूछा जाए। हिंदी में ए से बी में संबंधों की संख्या, हिंदी वाले मित्र लोग घबराइए नहीं, ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या फॉर्मूला होता है 2 का पावर ए का एलिमेंट इंटू बी का एलिमेंट। ए में p है, b में q है, तो 2 का पावर p इंटू q हो जाएगा a से b में रिलेशन का नंबर। a से b में कितना रिलेशन होगा? 2 का पावर p इंटू q। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू बी पूछ दिया जाए, इसका मतलब हो जाएगा 2 का पावर b यानी q एलिमेंट है, फिर से b यानी q एलिमेंट है, 2 का पावर q स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू बी यानी बी से बी में संबंधों की संख्या, है ना, पूछा जाए तो 2 का पावर q इंटू क्यू, मतलब 2 का पावर q स्क्वायर। अगर ये पूछ दिया जाए ऐसे करके, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, ये तो पता है आपको, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए का मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ही होता। रिलेशन ऑन बी लिखा रहता तो रिलेशन फ्रॉम बी टू बी समझते। तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए का मतलब हुआ ए से ए में रिलेशन, ए से ए में संबंध, इसका मतलब 2 का पावर ए से ए में, तो ए में p है तो p इंटू पी, मतलब 2 का पावर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। समझ में आया? हर एक टाइप का एग्जाम्पल हम आपको करा दिए। आइए इस पर ना एक छोटा छोटा सा क्वेश्चन भी बना लेते हैं। देखिए तो आइए नोट कर लेते, पहले इसको पॉज करके नोट करिए। कर लिए? चल आइए तो उसके बाद अगले नोट पर बढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं मान लीजिए कि एक सेट है A इक्वल टू 1 2 3, एक सेट है B इक्वल टू 9 8। आपसे पहला सवाल पूछा गया
नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, मतलब बी से ए में संबंधों की संख्या, बी से ए में संबंधों की संख्या, तो 2 का पावर, बी में कितने एलिमेंट है 2, इंटू ए में कितने एलिमेंट है 3, तो 2 का पावर 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 64 इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। अगर आपसे ये पूछा जाए नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ए पर संबंधों की संख्या का मतलब होता है ए से ए में संबंधों की संख्या, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, ए 3 एलिमेंट है, फिर से ए 3 एलिमेंट है, यानी 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 मतलब 512 होता है। ये इसका आंसर हो गया। समझ गए। ऑन ए का मतलब हुआ 2 का पावर में ए का नंबर इंटू ए का नंबर, ऐसे लिखना है। क्लियर है। तो ये हमारा नोट नंबर कितना था, 3rd जो कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं नोट नंबर 4 की। नोट नंबर 4, चलिए ध्यान देंगे अच्छे से प्लीज। नोट नंबर 4, जैसे अच्छे से सुनो ना। जैसे मान लीजिए कि एक सेट है 1 4 5 का, एक सेट है 2 3 का, तो बताओ इसका A क्रॉस B क्या हो जाएगा। इसका जो A क्रॉस B होगा वो क्या होगा बताओ। 1 के साथ पहले बैठाओ तो 1 2 1 3, फिर 4 के साथ बैठाओ तो 4 2 4 3, फिर 5 के साथ बैठाओ 5 2 5 3, ये हो जाएगा। अब ध्यान देना हमारी बात पर, अच्छे से ध्यान देना, क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अब मान लीजिए अगर आपको सबको पता है ये सेट ए है, सेट बी है, ये ए क्रॉस बी जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल कहते हैं, और इसी का जो सबसेट होगा उसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। तो मान लो हमने एक रिलेशन यहां पे लिखा R1 बराबर यह एक रिलेशन लिखा। गौर से देखो, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट यानी अवयव नहीं है। इसका मतलब इसे आप नल रिलेशन बोल सकते हो, या नल सेट रिलेशन भी तो एक प्रकार का सेट ही है, कह सकते हो। और जिसका सिंबल क्या होता है, फाई। और आपको पता है कि फाई यानी नल, जिसे रिक्त समुच्चय भी कहते हैं, दुनिया के सभी सेट्स का सबसेट होता है। फाई जो होता है, जिसे आप नल सेट रिक्त समुच्चय कहते हैं, सभी सेट का सबसेट होता है यानी उपसमुच्चय होता है। सभी सेट का सबसेट होता है यानी उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब R1 बराबर ये जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है। इसका मतलब इसे भी रिलेशन बोला जाएगा, लेकिन यह R1 फाई है, नल है, रिक्त है, इसलिए इस रिलेशन का एक स्पेशल नाम पड़ता है जिसे हम लोग इम्पटी रिलेशन कहते हैं, जिसे हम लोग इम्पटी रिलेशन कहते हैं, है ना।
हिंदी में इसे हम लोग रिक्त संबंध कहेंगे, है ना। तो फाइव भी एक प्रकार का रिलेशन ही है, बस उसका नाम एम्प्टी रिलेशन यानी रिक्त संबंध पड़ेगा। एक और बात देखिए, जैसे R2 बराबर मान लो हमने लिख दिया 1 2 1 3 4 2 4 3 5 2 5 3। अब थोड़ा गौर कीजिए तो इस R2 में जो भी एलिमेंट है क्या वो A क्रॉस B से मैच कर रहा है? इस R2 में जो भी अवयव है वो A क्रॉस B से मैच कर रहा है। तो कहोगे सर मैच क्या कर रहा है, ये तो हूबहू है। R2 में वो सब कुछ लिखा हुआ है जो A क्रॉस B में है, मतलब सर R2 पूरा का पूरा A क्रॉस B के बराबर है। तो ठीक है, इसका मतलब R2 का एलिमेंट अगर A क्रॉस B से मैच कर गया, इसका मतलब R2 A क्रॉस B का सबसेट है, उपसमुच है, इसका मतलब रिलेशन होगा, ये रिलेशन है। लेकिन ये जो R2 है वो पूरा का पूरा A क्रॉस B से ही मैच कर गया है, A क्रॉस B के ही बराबर हो गया है। तो इसलिए इस R2 का एक स्पेशल नाम पड़ेगा जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहते हैं? इस R2 का नाम पड़ेगा यूनिवर्सल रिलेशन। क्या नाम पड़ेगा? यूनिवर्सल रिलेशन। हिंदी में से सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। मतलब कोई भी रिलेशन हूबहू अगर A क्रॉस B के ही बराबर आ जाए तो उस प्रकार के रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है। समझ गए? आइए इसको नोट कर लें, प्लीज कर लीजिए नोट, थोड़ा आगे बात करते हैं। चल कर लिए नोट? आइए सुनिए, नोट नंबर कितना होगा? 4 हो चुका है, 5। अब देखिए 5 नंबर नोट क्या है, सुन लीजिए। अभी अभी हम आपको बताए एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन दोनों का हिंदी तो बता ही दिए, रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध। तो प्यारे एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को एक साथ ट्राइवियल रिलेशन कहा जाता है। एक साथ ट्राइवियल रिलेशन बोला जाता है। नाम है, बस ध्यान रखना है। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को एक साथ क्या कहा जाता है? ट्राइवियल रिलेशन। हिंदी में से कहते हैं तुच्छ संबंध। तुच्छ संबंध, बस ध्यान रखिएगा, है ना। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को एक साथ क्या बोलेंगे? ट्राइवियल रिलेशन। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 6 नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे डोमेन, कोडोमेन,
रेंज, ये सब होता है ना। आइए इस पर बात करते हैं, आइए अच्छे से समझते हैं और बढ़िया से। जैसे मान लीजिए कि एक रिलेशन लिखा हुआ है, तो पूरा तैयार करते पहले डेटा देख लीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा, पहले मेरी बात को बहुत ही ध्यान सुनिएगा। तो मान लीजिए फिर से हमने एक ए बराबर सेट लिया, 1 2 का लिया, और बी बराबर लिया और 2 5 6 7 8 9 का लिया, और इन दोनों के ऊपर हमने एक रिलेशन लिखा आर बराबर, मान लो लिखा आर बराबर 1 2 1 5 2 6 2 7। मान लो हमने ये लिखा है ना, यह ए है, यह सेट बी है, और इन दोनों के ऊपर हमने एक रिलेशन लिखा ये, और ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, मतलब ए से बी में संबंध है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। ध्यान सुनना अच्छे से मित्र, एक रिलेशन लिखा हुआ है जो कहां से कहां तक है, ए से बी में संबंध है, ए से बी में रिलेशन है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए पहला पॉइंट कि डोमेन बताओ, क्या बताओ, डोमेन। डोमेन जिसे हम लोग प्रांत कहते हैं हिंदी में, ये बताओ प्यारे, यही ना रिलेशन है। मेरी बात को बहुत ही गौर से सुनो प्लीज। अगर इस प्रकार से रिलेशन लिख करके अब बोले डोमेन बताओ, तो डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट। डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट, यानी प्रथम अवयव। तो बता तो इसमें प्रथम अवयव कौन कौन है? 1 1 2 2, 1 1 2 2, मतलब 1 2 बार है, लिखेंगे 1 बार, 2 भी 2 बार है, लिखेंगे 1 बार, हो गया। मतलब किसी भी रिलेशन का जो पहला एलिमेंट, जो पहला अवयव होगा, उसी को डोमेन यानी प्रांत कहा जाता है। इस बात को समझो। तो पहला में कौन कौन था? 1 था, फिर से 1 था, लेकिन लिखेंगे 1 बार। 2 था, फिर से 2 था, लेकिन लिखेंगे 1 बार। डोमेन समझ गए। उसके बाद आता है रेंज। उसके बाद आता है रेंज, जिसे हिंदी में हम लोग परिसर कहते हैं। परिसर, इसका मतलब होता है सेकंड एलिमेंट, दूसरा अवयव। सेकंड एलिमेंट यानी दूसरा अवयव कौन कौन है बताओ? 2 है, इसका दूसरा एलिमेंट 2 है, इसका दूसरा एलिमेंट 5 है, इसका दूसरा एलिमेंट 6 है, और इसका दूसरा एलिमेंट 7 है। तो यही कहलाएगा आपका रेंज यानी परिसर। रेंज यानी परिसर, ये कहलाएगा। समझ रहे हमारी बात? रेंज को सेकंड एलिमेंट बोला जाता है, दूसरा अवयव। इसी में से जो दूसरा था, 2 था, 5 था, 6 था, 7 था, वो हमारा रेंज हो गया। अब अगला आता है जिसका नाम है कोडोमेन। कोडोमेन, जिसे हम लोग हिंदी में सहप्रांत कहते हैं। सहप्रांत कहते हैं, सहप्रांत। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है? इसका मतलब होता है सेकंड सेट। सेकंड सेट का मतलब दूसरा समुच्चय। बाबू रिलेशन कहां से कहां तक है? ए से बी में है, इसका मतलब दूसरा सेट कौन है? बी।
संबंध कहां से कहां तक है? ए से बी में है, इसका मतलब दूसरा समुच्चय कौन है? बी। तो जो दूसरा सेट रहता है, जो दूसरा समुच्चय रहता है, उसी को कोडोमेन यानी सहप्रांत कहा जाता है। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी में दूसरा बी है, तो बी वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कोडोमेन यानी सहप्रांत कहलाएंगे। क्या क्या है बोलो? 2, 5, 6, 7, 8, 9। जी हाँ, सेकंड सेट में दूसरे समुच्चय में जितना भी अवयव मिलेगा वो सारे के सारे कोडोमेन कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है वो आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी से आप इसको नोट कर लें, प्लीज नोट कर लें। चल आइए एक लास्ट और भी एक छोटा सा बात कर लेते। देखो, सारा छोटा छोटा चीज जो भी हम यूज करेंगे सब आपको समझा देते एकदम। आइए, एक पॉइंट है 7 नंबर, फिर से एक नोट चल रहा है 7 नंबर। मान लीजिए एक रिलेशन दिया है R इक्वल टू 1, 4, 2, 5, 3, 7, 5, 9 ऐसा दिया हुआ है। मान लो यह कोई रिलेशन यानी संबंध है और कहा जाए इसका इनवर्स बताओ, इनवर्स ऑफ R, जिसे हिंदी में क्या कहा जाएगा? R का प्रतिलोम। R का प्रतिलोम बोलो या व्युत्क्रम बोलो, प्रतिलोम, जिसे सिंबल में ऐसे लिखोगे R इनवर्स। ऐसे कुछ नहीं करना है, जो भी दिया है उसको उल्टा करके लिख दो। 1, 4 है तो 4, 1 हो जाएगा, 2, 5 है तो 5, 2 हो जाएगा, 3, 7 है तो 7, 3 हो जाएगा, 5, 9 है तो 9, 5 हो जाएगा। बस बात खत्म। यही है इनवर्स ऑफ R, R का प्रतिलोम। क्लियर है? आइए लास्ट नोट 8 नंबर पर ध्यान देंगे। मान लीजिए एक रिलेशन R है, उसमें लिखा हुआ है 6, 7, 9, 8, मान लो ऐसे करके लिखा हुआ है। अच्छे से सुनो ना, 6, 7 जो है वो R का एलिमेंट है, बिल्कुल है। 6, 7 जो है वो R का अवयव है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 6, 7 बिलोंग्स टू R, ऐसे लिख सकते हो। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 लिख लो यहां, 7 लिख लो यहां, आप बीच में लिख दो R, ऐसे भी लिख सकते हो। 6, 7 बिलोंग्स टू R को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6R7। तो 6R7 बोलो या 6, 7 बोलो, बात बराबर है। देख लो, 9, 8 इसका एलिमेंट है, तो आप लिख सकते इसे 9, 8 बिलोंग्स टू R। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 9 लिख दो, 8 लिख दो और बीच में R लिख दो, बिल्कुल सही है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। एक बात बता, 5, 6, 5, 6, 5, 6 इसमें कहीं है क्या? नो सर। इसका मतलब 5, 6 नॉट बिलोंग्स टू R लिखाएगा। इसका मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 लिख दो, 6 लिख दो और R लिख के और ऐसे कट कर दो,
ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। समझ में आ गया? आइए, तो इतनी सारी बातें जो है हम लोगों ने समझ लिया। उम्मीद है हमें कि आप लोग बहुत ही प्यार से समझ गए होंगे। और थोड़ा सा ये क्यों चल रहा है, तुम आगे पीछे ऐसा क्यों कर रहा, नहीं करो, ऐसा मत करो। जी हाँ, चले। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। ये जो बेसिक जितना भी चीज सीखे हम, वो उसी टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझने के लिए किए हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए और शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो हेडिंग में लगा देंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। यही तो है खास, टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो भी हम बोल रहे हैं उसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे हम नाम ले लेते फिलहाल, पहले मेन रूप से जो रिलेशन का टाइप है, संबंध का जो प्रकार है, रिफ्लेक्सिव है, हिंदी लिखेंगे चिंता मत कीजिए, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और इक्विवेलेंस है। ये 4 गो है। तो मित्र, जब भी आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पर अगर क्वेश्चन देगा, तो क्वेश्चन में 2 चीज लिखा रहता है, एकदम कंपलसरी है। सबसे पहले क्वेश्चन में एक सेट दिया रहेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन में एक सेट दिया रहेगा, कोई ना कोई हर हाल में दिया रहेगा, और एक रिलेशन भी दिया रहेगा। एक रिलेशन भी आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई दिया रहेगा। वो किसी भी प्रकार का रिलेशन हो सकता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। समझ गए? एक बात और हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में सवाल 2 तरीके से पूछा जाता है कि ये जो रिलेशन है ये 2 तरीके से लिखा रहता है। एक रोस्टर फॉर्म में लिखा रहता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा रहता है। मेरी बात को बहुत ही गौर से सुनना, हम दोनों कराएंगे। ये जो रिलेशन है ना, ये क्वेश्चन में सेट के साथ साथ जो रिलेशन दिया रहेगा, वो रिलेशन 2 ढंग से लिखा रहता है। सेट बिल्डर में भी लिखा रहता है और रोस्टर में भी लिखा रहता है। सेट बिल्डर वाला रिलेशन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा सवाल आपको किताब में पाया जाएगा। रोस्टर फॉर्म वाला कम पाया जाता है। एक काम करते हैं, हम दोनों को अलग अलग बता देते हैं। पहले सेट बिल्डर वाले को अलग बता करके पूरा सिखा देते हैं, उसके बाद हम रोस्टर वाले को सिखाएंगे। तो फिलहाल आप ये मान के चलें कि जो भी रिलेशन यहां पर हम लिख रहे हैं वो किसके लिए है, किस फॉर्म के लिए है, किस फॉर्म के लिए है? सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का हिंदी होता है समुच्च निर्माण विधि। समुच्च निर्माण विधि। और आप सभी को हम पिछले क्लास में हिंट दे दिए थे। अच्छा, उस कोना में दिख रहा है क्या आपको? हाँ, आप सभी मित्रों को हमने पिछले क्लास में एक हिंट दे दिया था कि प्यारे ये जो सेट बिल्डर होता है, ये जो सेट बिल्डर होता है वो एक लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, भाषा में लिखा हुआ रहता है। सेट बिल्डर जो है वो किसी भाषा में, किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, किसी प्रॉपर्टी पर लिखा रहेगा, किसी रूल पर लिखा रहेगा। समझे? अगर आप किताब है आपके पास तो थोड़ा एक काम कर लेते, नहीं तो किताब है ना, तो एक्सरसाइज 11 बोल रहे हैं 1.1 देख लेते आप।
और 1.1 में देख लो जितना भी रिलेशन आर बराबर करके लिखा हुआ है, मेरे पास किताब है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए अपना किताब। एक्सरसाइज 1.1 में जितना भी रिलेशन आर है, वो जो आर बराबर करके लिखा हुआ है, देख लो सब किसी न किसी रूल पर लिखा हुआ है, किसी न किसी रूल पर लिखा हुआ है, कोई ना कोई भाषा का यूज किया हुआ है। जितना भी रिलेशन है, इसका मतलब ये सारे के सारे सेट बिल्डर हैं, समुच्चय निर्माण हैं। जितना भी आप सवाल देखेंगे ना एक्सरसाइज 1.1 में, सारा का जो आर है वो लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, सारा का। बस कुछ लोगों, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का आर लैंग्वेज में नहीं है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 का आर लैंग्वेज में नहीं है, तो उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, एक दो सवाल आपको मिलेगा रोस्टर फॉर्म वाला, ज्यादातर इसी का मिलेगा। तो आप अपनी किताब एक्सरसाइज 1.1 को देख लीजिए, जितना भी आर है ना, जितना भी रिलेशन है, वो सब एक लैंग्वेज पर, एक रूल पर लिखा हुआ है। इसका मतलब वो सेट बिल्डर फॉर्म है। मेरी बात को समझ गए? तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाएगा। तो चलो प्यारे, सबका हम रूल लिख रहे हैं बारी बारी। सबसे पहला रिलेशन का नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हिंदी में से समतुल्य संबंध कहते हैं। समतुल्य संबंध कहते हैं। हम रूल लिख रहे हैं, आपको रूल फॉर्मूला जो भी बोलो लिख रहे हैं, याद रखना है, और जो बोलेंगे बस उतना ही याद रखना है। एक भी क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं, इस बात की गारंटी है। ठीक है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का रूल है ए आर ए। आर से पहले वाले को फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, आर के बाद वाले को सेकंड एलिमेंट कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का कहना है कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम रखो, और तब दिए गए रिलेशन को चेक करो कि सेटिस्फाई हुआ या नहीं। रिफ्लेक्सिव का कहना है कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम रखो, और तब रिलेशन को चेक करो कि सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ गए? रिफ्लेक्सिव का एकदम चीख चीख के बोल रहा है भाई कि हमारा फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम रखना, और तब रिलेशन को चेक करना। सेटिस्फाई हुआ तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये था रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला, ही समझो, फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन हिंदी में इसे सममित संबंध बोला जाता है। सममित संबंध बोला जाता है। अब ये क्या है? इसका रूल समझो क्या है। इसका रूल है इफ ए आर बी देन बी आर ए। सुनो अच्छे से, कहता है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट ए रखने पर और सेकंड एलिमेंट बी रखने पर अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो फर्स्ट एलिमेंट बी रखने पर और सेकंड एलिमेंट ए रखने पर भी रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर ए कॉमा बी पर रिलेशन सही है
तो B कॉमा A पर, अरे भैया इसको कॉमा ही बोलते, अभी तो बताए थे, देखो ना 6R7 को 6,7 ही बोलते हैं। देखो सब कुछ बता के रखे हम आपको, चिंता नहीं करना। सिमेट्रिक का फॉर्मूला कहता है कि अगर A कॉमा B को रिलेशन सही मानता है, मतलब A कॉमा B पर अगर रिलेशन सही है तो B कॉमा A पर भी रिलेशन सही होना चाहिए। मतलब इस पर सही है तो इस पर भी सही होना चाहिए। अगर इस पर सही नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं होगा, और अगर इस पर सही हो गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान सुनो, इस पर तो हर हाल में सही होना चाहिए सिमेट्रिक चेक करते समय। अगर रिलेशन इस पर सही है, इसको तो सही करवाना ही है। अगर रिलेशन इस पर सही है तब चेक करो इस पर सही है या नहीं। अगर इस पर सही हुआ तो सिमेट्रिक होगा, और अगर इस पर सही नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं होगा। कहने का यह मतलब हुआ प्यारे, इसको तो हर हाल में ट्रू करवाना है, सही करवाना, इसको हर हाल में ट्रू कराना है, जबरदस्ती हो या जैसे हो, लेकिन इसको चेक करना है कि इसके ट्रू कराने से इस पर क्या असर पड़ा। अगर इसके ट्रू कराने से इस पर असर ट्रू का पड़ा तो सिमेट्रिक होगा, लेकिन ये फॉल्स हो गया तो सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब इसको चेक करना है, इसके ट्रू होने से ये भी ट्रू तो सिमेट्रिक होगा, लेकिन इसके ट्रू होने से ये फॉल्स हो गया तो सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक का फॉर्मूला समझ गए? सिमेट्रिक का फॉर्मूला कहता है ये तो ट्रू होना ही होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए वो सब बताएंगे क्वेश्चन बताते वक्त, चिंता मत कीजिए, बस फॉर्मूला समझिए। समझ गए फॉर्मूला? ये सही तो इसको चेक करो। अगला आता है ट्रांजिटिव। तीसरा कौन है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसे हिंदी में हम संक्रामक संबंध कहते हैं। संक्रामक संबंध बोलते हैं। सुनिए अब अच्छे से, ये क्या बोलता है? इसका फॉर्मूला है इफ ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी, सुनिए क्या कहता है ये। अच्छा, आपको पता है ये पहला रूल है इसको चेक करने का, एक और रूल आएगा, पहले ये समझिए। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर A कॉमा B सही है, B कॉमा C भी सही है, तो चेक करो कि A कॉमा C सही है या नहीं। अगर A कॉमा C सही हुआ तो ट्रांजिटिव होगा, और अगर A कॉमा C सही नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ध्यान से सुनो, ये ट्रू होना चाहिए हर हाल में, यह भी ट्रू होना चाहिए हर हाल में। तो इसके ट्रू होने से और इसके ट्रू होने से इस पर क्या असर पड़ा? अगर ये भी ट्रू हुआ तो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये दोनों तो हर हाल में ट्रू होना चाहिए, ऐसा कहना है ट्रांजिटिव का। A कॉमा B सही रहे, B कॉमा C भी सही रहे, तब चेक करो कि A कॉमा C सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये सही हुआ तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर ये ट्रू है, शॉर्ट में T लिख दो, अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो चेक करो इस भाई साहब को ये क्या हुआ, इसको चेक करना है।
मतलब इन दोनों को तो हर हाल में ट्रू होना चाहिए, तब इसको चेक करने जाना है। अब दूसरा रूल समझिए। कभी कभी क्या होता है प्यारे, कभी कभी क्या होता है कि जब आप ट्रांजिटिव चेक करने जाओगे तो ए आर बी ट्रू हो जाता है। ध्यान सुनना हमारी बात। कुछ ऐसा सवाल आपको मिलेगा जिसमें ए आर बी ट्रू हो जाएगा, लेकिन बी आर सी ट्रू हो ही नहीं पाएगा। हो ही नहीं पाएगा मतलब बी आर सी संभव ही नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे ए आर बी लिख दिए किसी तरीके से, बी आर सी भी लिख दिए, तब ना ए आर सी चेक करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि यह लिखा जाएगा, ये लिखेबे नहीं करेगा। कराएंगे सवाल। कभी कभी क्या होगा, यह ट्रू हो जाएगा, यह ट्रू हो ही नहीं पाएगा, मतलब यह संभव ही नहीं होगा लिखना। उस स्थिति में जब सिर्फ आपको ए आर बी ट्रू हो, तो उस स्थिति में भी रिलेशन आर को ट्रांजिटिव यानी संक्रामक बोला जाता है, ट्रांजिटिव होता है। सुना? फिर सुनो। अगर ए आर बी ट्रू है, बी आर सी भी ट्रू है, तब चेक करो कि ए आर सी है या नहीं। अगर ए आर सी ट्रू हुआ तो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन अगर ए आर सी ट्रू नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें सिर्फ आपको ए आर बी ट्रू होगा, मतलब आप ए आर बी तो लिख लोगे, बी आर सी लिख ही नहीं पाओगे। जब ये नहीं लिख पाओगे तो वहां कैसे पहुंचोगे? तो उस स्थिति में जब सिर्फ ए आर बी ट्रू होता है, उस केस में भी आर को क्या कहा जाता है? ट्रांजिटिव ही कहा जाता है। सिर्फ ए आर बी अगर ट्रू हो तो उस स्थिति में भी आर को क्या कहा जाता है? ट्रांजिटिव ही कहा जाता है। तो ये था 3 को, पहले इसको लिख ले आप अच्छे से, लिख ले। लिख लिए क्या? उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे हम बोलना क्या चाहते हैं। अब हमारा चौथा आता है इक्विवेलेंस। कौन आता है? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसे हम लोग हिंदी में तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध। ये तो बहुत ही प्यारा है। कोई भी रिलेशन जो चेक करने पर रिफ्लेक्सिव पाया गया हो, जो चेक करने पर रिफ्लेक्सिव पाया गया हो, चेक करने पर सिमेट्रिक भी पाया गया हो, और चेक करने पर ट्रांजिटिव भी पाया गया हो, मतलब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, उसी प्रकार के रिलेशन को इक्विवेलेंस कहते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक गड़बड़ हो गया तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव भी हर हाल में होना चाहिए, सिमेट्रिक भी हर हाल में होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तब जाके उसका नाम इक्विवेलेंस पड़ेगा। ये तीनों में से कोई एक गड़बड़ हुआ तो इक्विवेलेंस यानी तुल्यता नहीं होगा। ये तो सिंपल है। ओके, आइए इसको नोट कर ले नोट आप उसको। तो शुरू करें। आइए कम से कम एक क्वेश्चन तो बना के शुरू करते हैं। हम आपको एनसीईआरटी में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन सब दिया हुआ है, बेसिक लेवल से लेकर के अपर लेवल तक का क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज हम 1.1 आपको अभी शुरू करेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं, आज हम आपको थ्योरी ही बता दिए,
अगले क्लास में जो है जैसे अभी अगर शुरू भी करेंगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन पे क्लास खत्म हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। अगले क्लास में जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर आपको क्वेश्चन कराएंगे और बार बार क्वेश्चन होगा तो दिमाग में बैठ जाएगा कि सर क्या होने वाला है। तो आज जितना भी चीजें हम आपको बताए हैं सबको आप अच्छे से रिवाइज करके और अगले वीडियो के लिए आप तैयार हो जाइए। ओके, ठीक है। अगले वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार अगर आप इसमें पैटर्न पकड़ लोगे ना, एक बार अगर पकड़ लोगे ना कि भैया कैसे मूव किया जाता है, कैसे स्टेप लिया जाता है, ये टॉपिक बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। ना ज्यादा लिखना पड़ता है इसमें, ना ज्यादा बड़ा बड़ा सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है, समझ गए। तो चलिए आज की सभा को यहीं पर रखेंगे और लास्ट में यही कहेंगे कि अगर आप सभी को इस चैनल का काम पसंद आता हो, ये चैनल आपके हित का हो, तो अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास पहुंचाइए। जिनको जरूरत है उनको आप शेयर कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, उनका मन है। और चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।